हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा पेंसिया, सहायकाचार्य एसएन गर्ल्स बीएड कॉलेज नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने आगमन विधि के बारे में चर्चा की थी। आज का हमारा प्रकरण है वो है स्रोत विधि। कि स्रोत, आज मैं आपको बताऊंगी कि स्रोत विधि है वो इतिहास शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। तो इसका अर्थ क्या है, स्रोत जो है वो मुख्य मुख्य कौन से हैं, एक जो शिक्षक है वो स्रोत को किस स्रोत के द्वारा शिक्षण कार्य है वो किस तरह से छात्रों से करा सकता है। इसके अलावा स्रोत विधि है उसमें उसका महत्व है, उसकी उपयोगिता है, गुण है, लाभ है। तो ये सारी चीजें वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो स्रोत विधि क्या है कि किसी सत्य को जानने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसको स्रोत विधि कहते हैं। यानी कि स्रोत विधि का प्रयोग अतीत काल की घटनाओं को जानने के लिए किया जाता है। इतिहासकार जो है वो अतीत काल की घटनाओं का अवलोकन अप्रत्यक्ष रूप से करना उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह युक्तियों का प्रयोग करे, और इन युक्तियों में एक है स्रोत विधि। इतिहासकार जो विभिन्न अवशेषों को या यंत्रों को इकट्ठा करता है या उनकी सहायता से फिर जो भी स्रोत है उसको, जो भी प्रकरण है उसको मूर्त रूप प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जैसे चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है हमें, तो चंद्रमा का चित्र है, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ के नमूने हैं, या चंद्र यात्रियों का वर्णन है इत्यादि जो स्रोत है वो इसका प्रयोग कक्षा में कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमें सम्राट अशोक के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, तो सम्राट अशोक के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अप्रत्यक्ष ज्ञान की, प्रत्यक्ष सबूत की आवश्यकता होती है। और इन अप्रत्यक्ष साधनों को प्रत्यक्ष रूप बनाने के लिए कुछ स्रोतों की आवश्यकता होती है। जैसे अशोक के शिलालेख है, उनके स्तंभ लेख है, ताम्र पत्र है, मूर्तियां है, खंडर है इत्यादि जो स्रोत है उसके माध्यम से अशोक के व्यक्तित्व के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उनके व्यक्तित्व को मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि स्रोत विधि के अंदर सत्य को जानने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वही क्या है, स्रोत विधि। अब जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं स्रोत, तो इसके बारे में आपको बताऊंगी कि स्रोत जो है वैसे तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन कक्षा में जो अध्यापक है वो छात्रों के समूह कौन कौन से स्रोत है वो प्रयोग में ला सकते हैं। तो स्रोत है वो मौलिक स्रोत होते हैं, मौखिक स्रोत होते हैं, लिखित या मुद्रित स्रोत भी होते हैं। तो मौलिक स्रोत है वो कौन कौन से, जैसे मौलिक स्रोत के अंतर्गत स्मारक है, किसी शासक का स्मारक है, या उस टाइम के सिक्के हैं, सिक्कों के अलावा फरमान है, आदेश है, संधियां है, संविधान है, निर्णय है आदि जो इस तरह के है वो मौलिक स्रोत के अंतर्गत आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा अपना है मौखिक स्रोत। तो मौखिक स्रोत के अंतर्गत जैसे आत्मकथाएं हैं, गीत है, दंत कथाएं हैं, इस तरह के स्रोत होते हैं। जैसे किसी शासक के बारे में हमें बताना है, बाबर के बारे में बताना है तो उसकी आत्मकथा बाबरनामा, जहांगीर के बारे में छात्रों को पढ़ाना है तो उसकी आत्मकथा जहांगीरनामा, इस तरह की जो है वो स्रोत है वो मौखिक विवरण के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है कि लिखित या मुद्रित अभिलेख। इसके अंतर्गत जैसे डायरी है, गाथा है, विवरण है, पत्र है, हस्तलेखन डायरी है, समाचार पत्र है, वो आदि लिखित या मुद्रित स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे स्रोत, मौलिक स्रोत है, मौखिक स्रोत है, लिखित या मुद्रित स्रोत है। इन स्रोतों के माध्यम से हम कक्षा में शिक्षण कार्य है वो अच्छी तरह से करा सकते हैं। अब ये स्रोत हो गए, लेकिन अब कक्षा में एक अध्यापक जो है इसके स्रोतों का प्रयोग किस प्रकार से कर सकता है, यानी क्या महत्व है इन स्रोतों का। तो पहला जो उपयोग है वो प्रदर्शन है, यानी कि यदि कोई स्रोत मौखिक है तो अध्यापक है वो छात्रों के समूह के श्यामपट्ट पर लिखकर या सुनाकर या छात्रों को दिखाकर इसका प्रदर्शन कर सकता है।
और छात्रों को सही समय पर कौन से स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, यह अध्यापक द्वारा छात्रों को समझा दिया भी जाता है और इससे छात्रों की जो जिज्ञासा है, रुचि है, वो भी बनी रहती है। फिर है प्रदत्त अध्ययन, यानी कि जो मूल अध्यापक जो है वो बालकों को जो मूल स्रोत है उसके कुछ अनुच्छेद को पढ़ने की प्रेरणा भी दे सकता है। मूल स्रोत यानी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें छात्रों को बताना है तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। सम्राट हर्षवर्धन का हम कुछ प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो कुछ यात्रा वर्णन है, हेनसांग की है, तो उन यात्रा वर्णन को पढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। बाबर के बारे में पढ़ाना है तो बाबरनामा जो पुस्तक है उसको पढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। तो ये क्या है, प्रदत्त अध्ययन, इसके लिए अध्यापक है वो छात्रों को बता सकता है। अगला है समस्या समाधान, यानी स्रोत है वो समस्या के समाधान के लिए भी उपयोगी होते हैं। किस लिए होते हैं कि अगर कोई पुस्तक है वो मुद्रित रूप से उसमें कुछ अशुद्धि आ जाती है तो उन अशुद्धियों को भी ठीक किया जा सकता है स्रोतों के माध्यम से। अगर स्रोतों का अध्ययन कर लिया जाए तो अशुद्धियां ठीक हो सकती है। तो इस तरह से कक्षा में इस तरह से एक अध्यापक है वो बालकों के सामने स्रोतों को को प्रस्तुत कर सकता है। अब है स्रोत विधि के गुण, यानी कौन कौन से गुण है स्रोत विधि के। तो पहला है मौलिक स्रोत है वो अधिगम के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अधिगम करने से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है और व्यवहार में परिवर्तन होने के कारण छात्रों को अभिप्रेरणा भी मिलती है। अगला है कि इसमें प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी छात्रों को रटने की बजाय प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है स्रोतों के माध्यम से, तो उनका ज्ञान है वो स्थायी रहता है, देर तक मस्तिष्क में टिका रहता है। अगला है कि स्रोत जो है वो स्रोतों के माध्यम से विद्यार्थी जो है अतीत की घटनाओं का पता लगा सकते हैं, यानी इतिहास में जो घटित घटनाएं हैं अतीत में उनका पता लगा सकते हैं। और ये उच्च कक्षा में ये स्रोत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कुछ इसके गुण थे। अब हर विधि के कुछ दोष भी होते हैं, तो मैं आपको इसके दोष बताऊंगी। तो स्रोत जो विधि है उसका पहला दोष जो है वो ये है कि ये जो है उच्च कक्षा जो है उस कक्षाओं में प्रयोग में ली जाती है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग करना असंभव हो जाता है। दूसरा है पुस्तकालय की समस्या, क्योंकि स्रोतों को ढूंढने के लिए एक अच्छी पुस्तक या पुस्तकालय की आवश्यकता होती है, जिसका हमेशा क्या रहता है, अभाव ही रहता है। तीसरा है कि कुशाग्र बुद्धि या प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं उसको ही स्रोतों के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। मंद बुद्धि बालक या पिछड़े बालक के लिए यह अनुपयुक्त होती है। और अगला है कि प्राचीन जो अवशेष है उसको इकट्ठा करना भी कठिन हो जाता है। तो इसमें धन व समय का भी अपव्यय होता है, क्योंकि अवशेषों को इकट्ठा करने के लिए संग्रहालय भी जाना पड़ता है और भ्रमण भी करना जरूरी हो जाता है। तो इस तरह की जो बाधाएं हैं वो स्रोत विधि के अंतर्गत आती हैं। अतः निष्कर्ष ये है कि स्रोत विधि जो है वो इतिहास शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है और ये बहुत ही प्राचीन विधि भी है। इसके स्रोत विधि के माध्यम से अध्यापक है वो किसी भी अतीत काल की घटनाओं को अच्छी तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।